हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा हीरोज़। आई नो गाइस, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, 2023 भी हम सभी के लिए नया है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना है गाइस। बाकी तो आप सभी जानते हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो ये सब आप जानते हो, इसलिए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अब, बिना देरी किए हुए। ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी BP 303T 2020 से 21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए पर, जो कि 2 मार्क्स का है। ओके, मैंने इसमें को आंसर थोड़े लंबे लंबे लिखे हैं, आप चाहो तो अकॉर्डिंग लिखना, 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 नंबर के लिए भी लिखा है और 5 नंबर के लिए भी लिखा है और 10 नंबर के लिए भी लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपन अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, अलगे हो गया, और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंसेप्ट्स को फार्मेसी में अप्लाई करते हैं, लाइक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग में, और किसी वैक्सीन्स को टेस्ट करने के लिए ड्रग्स की टेस्टिंग में जब हम अप्लाई करते हैं इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स को, तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में आता है। ओके, देन अब हम बात करेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन डिसीज़ जो कॉज होते हैं, हमें जो डिसीज़ कॉज होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के बारे में या फिर उनकी पैथोजेनेसिस कि वो डिसीज़ कैसे कॉज हुई है, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना ये हमारे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में आती है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, द स्टडी ऑफ डिसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैथोजेंस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और ग्रोथ इज नोन एज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा एक और आता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। उसमें क्या हम स्टडी करते हैं? उसमें हम ब्लड सैंपल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर जो क्लिनिक्स में आता है इसी कारण माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में। ओके, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, सिंपली इट इन्वॉल्व्स वर्किंग इन क्लिनिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ पेशेंट ब्लड सैंपल्स, मैंने आपको बताया। देन सेकंड में डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। अब हमारा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? हमारा यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। देन हमारा साइज यहाँ पर जो होता है वो 0 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स होता है वो अब्सेंट होता है। ओके, देन यहाँ पर जो ग्रोथ देखी जाती है बैक्टीरिया की, वो फास्टर होती है। ओके, देन क्रोमोसोम्स कंटेन वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ DNA एंड प्लाज्मिड्स। देन अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? एनिमल और प्लांट और फंजाई आता है इसके अंडर में, और ये हमारा मल्टी सेलुलर होता है। इसका जो सेल्स होता है, सेल का साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से अबव होता है। देन साइज ऑफ सेल इज लार्ज होता है यहाँ पर। देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, ग्रोथ स्लोअर होती है यहाँ पर। देन मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट होता है। अब हम सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो बहुत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देन बहुत है साइटोप्लाज्म, देन बहुत है राइबोसोम्स, देन बहुत है DNA। DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए दोनों के पास होता है। तो थर्ड में हम लोग आते हैं, हाउ विल यू डिफाइन सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके लिए सेल जो होता है वो 3 पार्ट्स का बना होता है। एक तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, देन सेकंड हमारा न्यूक्लियस हो गया, देन थर्ड हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी से। ओके, देन और ये मतलब सपोर्ट ऑल्सो करता है इन द ग्रोथ, मतलब जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है, सेल्स का जो ग्रोथ होता है और एक्सपेंशन होता है, और जो मटेरियल्स इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, जो बाहर मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट करता है, और जो अंदर में होते हैं उनको सेपरेट करता है। मतलब वो एक सेपरेशन की तरह एक्ट करता है, जिससे कि वैसे मटेरियल्स जो कि बाहर ऑफ द सेल है वो बाहर ही रहेंगे, और जो कि अंदर है वो अंदर में ही रहेंगे। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में आते हैं। ओके, देन न्यूक्लियस हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? इज फाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड ए फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज द कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस हमारा वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। देन थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस कंटेन DNA। जो
क्रोमेटिन के थ्रेड्स होते हैं इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में थ्रेड्स, क्रोमेटिन के थ्रेड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल होता है। अब एक और चीज़ होता है जो कि हमारा होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ डेंस रीजन ऑफ आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, देन साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और मतलब जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का लाइसोसोम्स हो गया, और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, तो ये सभी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन की तरह काम करता है। देन फंक्शंस ऑफ सेल आर सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ, सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ओके, देन हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर। अब सेल कल्चर क्या होता है, तो सेल कल्चर में कुछ भी नहीं है गाइस, सिंपल सा। इसमें क्या होता है, सेल कल्चर में हम लोग एक किसी प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का सेल्स को लेते हैं और उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं इन द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको एक जो नॉर्मल इन्वायरमेंट उसको नेचुरली मिलता है उसको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करवाने का में जो रिजल्ट मिलता है, मतलब हम इसलिए करते हैं ताकि हमको जो नए नए मार्केट में जो भी नए नए ड्रग्स आ रहे हैं उनको हम टेस्ट कर सकें, जो भी नए नए वैक्सीन्स आते हैं मार्केट में उनको हम टेस्ट करने के लिए, मतलब टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब कौन सा ड्रग्स कितना टॉक्सिक है हमारे लिए, और जो नए नए वायरस आते हैं, मतलब डिसीज जितने भी आते हैं उनकी टेस्टिंग में ये सब जो एनिमल कल्चरिंग, सेल कल्चरिंग जो होती है, मतलब विदाउट एनिमल कल्चरिंग, मतलब यहाँ पर हम एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं, जबकि केवल सेल को आइसोलेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सेल्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इससे इससे हमारे मतलब बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचाए हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो वो एक बेनिफिशियल होता है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट और ह्यूमन प्लांट टिश्यू और cells in the laboratory. Cell cultures are used to diagnose infections, to test new drugs, and also in research. Example, vaccines for deadly disease like polio, rabies, chicken pox. एग्जाम्पल देन ये यहाँ पर ये सेल कल्चर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। जो हम प्राइमरी, मतलब जब फर्स्ट स्टेज में मतलब जब हम पहली बार उसको आइसोलेट करते हैं तो हमारा प्राइमरी कहलाता है, और जब हम उसको दोबारा आइसोलेट करते हैं, एक बार आइसोलेट कर दिया देन उसी को हम दोबारा निकाल करके फिर से आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी कहलाता है, और उसके बाद फिर हमारा वो कन्वर्ट होता है सेल लाइंस में। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, राइट 4 नेम्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पर आपको केवल 4 नाम लिखना है, मैंने यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन दिया है लेकिन आपको केवल 4 नाम लिखना है। लाइक हमारा मॉइस्ट हीट में कौन कौन सा आता है, ऑटोक्लेव आता है, और बॉइलिंग आता है, टेनलाइजेशन होता है, पास्चुराइजेशन आता है, देन ड्राई हीट में हमारा डेड हॉट आता है, और फ्लेमिंग आता है। इसमें कोई भी सभी आपको बस 4 लिखने हैं। ओके, देन 6 में आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुइस पास्चर का यहाँ पर जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था, और डेथ हुआ था वो 1895 में हुआ था। ओके, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो इनका मेनली तीन कंट्रीब्यूशन था। पहला फर्मेंटेशन, दूसरा पास्चुराइजेशन, और तीसरा हमारा जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन था। ओके, देन फर्मेंटेशन में हमारा क्या था, यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहें तो लाइक हमारा राइस हो गया, राइस को क्या कर, राइस हो गया, ग्रैप्स हो गया, इन सबको जब ये सब सड़ जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो हम इनको अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करके इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लाइक ब्रांडी, रम, इन सभी में। ओके, देन पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन में हम लाइक मिल्क को हीट बॉयल करना। ओके, मतलब जैसे लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 मिनट्स के लिए या फिर 20 मिनट्स के लिए, मतलब जितना भी टेम्परेचर हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब जो टाइम के लिए, अगर टेम्परेचर हाई है तो टाइम कितना होगा, कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, बस सिंपल सा बात है। ओके, तो पास्चुरेशन में यही होता है, केवल हम यहाँ पर सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स को या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयल करते हैं। ओके, देन थर्ड में हमारा जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज आता है, ये हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन था। इसमें लुइस पास्चर ने बताया था कि
ना कि किसी पॉवर्टी के कारण, या फिर मतलब कोई गरीबी हो गया, या फिर कोई साइंस हमारे शरीर पर है, तो उससे मतलब उससे कुछ नहीं होता। वो केवल हमें जो माइक्रोब्स है वो हमें हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर रहे हैं, इससे हमें डिसीज अकर हो रहा है। तो उन्होंने यही यही बताया था केवल। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एनलिस्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। इसमें भी आप केवल टाइप में बस इतना लिख सकते हो कि जो माइक्रोस्कोपी होता है वो स्टडी ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स होता है। बाकी इनके टाइप जो हैं वो है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और इसमें बीएफएम आता है और डीएफएम आता है, फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आता है। और हमारा सेकंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है हम उसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, आपको अगर 2 नंबर में आता है तो बस आप इतना ही लिख सकते हो, लेकिन अगर 5 नंबर या फिर 10 नंबर में आता है तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो उसके लिए आप पूरा लिख सकते हो जितना मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, तो हम बीएफएम की बात करते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये हमारा कॉमन टेक्निक था। ये हम मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा अपने अपने लैब में, उसका यूज़ होता है यहाँ पर। बीएफए में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल सेल्स जो होते हैं हमें उसको देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेन्ड सैंपल्स, मतलब जो सैंपल होते हैं जिन लाइक हम ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टेनिंग करते हैं। तो जो स्टेन्ड सैंपल्स होते हैं उनमें उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ओके, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था, वो था इसका लेस रिजॉल्विंग पावर। मतलब जिसमें रिजॉल्विंग पावर थी वो बहुत ही कम थी, मतलब इसलिए हमको इसको हटाना पड़ा और हमें दूसरा लाना पड़ा जो कि हमारा डीएफएम था। अब डीएफएम में भी कुछ नहीं है, डीएफएम में बस एक ऑपेक डिस्क लाया गया और चेंजमेंट था, ऑपेक डिस्क को बस लाया गया इसमें, और कुछ नहीं। और इसमें जो डीएफएम में था, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक फील्ड यहाँ पर डार्क था और केवल स्पेसिमेन अपीयर्स ब्राइटली लाइटेड। दिस इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग ए स्पेशल साइज डिस्क। ओके, तो यहाँ पर मतलब जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड था, मतलब जो आसपास का एनवायरनमेंट था वो डार्क था, और जो लाइट केवल पड़ रही थी वो केवल स्पेसिमेन पर पड़ रही थी, जिससे हमें क्लियर इमेज मिल रहा था थ्रू द ओपेक डिस्क। ओके, देन हम पीसीएम की बात करें, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डच फिजिसिस्ट फ्राइस्ट जर्निक इन 1934। It is extremely valuable for studying living unstained cells and is widely used in applied and theoretical biological studies। तो वैसे सैंपल जो कि अनस्टेन्ड हो, लिविंग सेल्स को हम लोग स्टडी करने के लिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे थे। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें बस क्या किया गया, जो ओपेक डिस्क था, इन द प्लेस ऑफ ओपेक डिस्क हम लोग यहाँ पर एनुलर डायग्राम अटैच किए हैं। ओके, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था उसके ऊपर हम लोगों ने डिफ्रैक्शन फेस प्लेट्स अटैच किया है। ओके, जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ बीएफएम और डीएफएम और पीसीएम में क्या होता है, जो बीएफएम और डीएफएम था हमारा, इसका हम यूज़ कर रहे थे किसके लिए, टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का शेप कैसा है या फिर बैक्टीरिया किस टाइप का है, और ब्लड सेल्स कैसा दिख रहा है, हम उसका ब्लड सेल्स का शेप यहाँ पर देख रहे थे। ओके, देन पीसीएम का जो यूज़ हम कर रहे थे वो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस के लिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, लाइक ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन हो गया, देन सच एज लिविंग सेल को मैंने बताया आपको, लिविंग सेल्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पीसीएम से। देन बहुत पतले पतले जो टिश्यू स्लाइसेस होते हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बात करें हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके स्पेसिमेन पर फोकस करते हैं, जिससे कि जो स्पेसिमेन हमारा होता है मतलब बिल्कुल स्मॉलर से स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और कुछ नहीं है इसमें भी। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए माइक्रोस्कोप दैट यूजेस अ बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अप टू 1 lakh times shorter than that of visible light photons। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैव ए हाई रिजॉल्विंग पावर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के पास है वो हाई रिजॉल्विंग पावर है, और लाइट माइक्रोस्कोप्स देन कैन रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैंने बताया आपको कि जो मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहे हैं, जो कि इसका मेन एडवांटेज था। देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM produces image by providing the specimen with a focused electron beam that is scanned across a rectangular area of specimen. When the electron beam interacts with the specimen, it loses energy by a variety of mechanisms. Lost energy is converted into alternative forms। Okay, then TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इट इज द ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, क्योंकि हम यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट करके इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब कि और ज़्यादा हमें ब्राइट
इमेज देखने को मिलेगा। ओके, देन इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। देन कॉमनली फिटेड विद टंगस्टन फिलामेंट कैथोड एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय एनोड टिपिकली एट +100 kV up to 40 to 400 kV, focused by electrostatic and electron lenses and transmitted to the specimen. Then advantage of electron microscopy, very high magnification, then high resolution. Then disadvantage of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइव स्पेसिमेन कांट बी ऑब्जर्व्ड, वो केवल किससे हो रहा था, पीसीएम से हो रहा था। वो हाई स्किल्ड, यहाँ पर हाई स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। देन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ड्रग रिसर्च में हमारा, देन पार्टिकल एनालिसिस, देन टिश्यू इमेजिंग में। देन डिफाइन मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन विद एग्जांपल, मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, the destruction of microbes in medical, veterinary and pathological waste through use of high pressure steam, like autoclave हो गया यहाँ पर एग्जांपल। तो ऑटोक्लेव है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ करके प्रोटीन कोगुलेशन करवाया जाता है बैक्टीरिया का, जिससे बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ग्लासवेयर या फिर किसी भी इक्विपमेंट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं, और मतलब कि वो बिल्कुल हमारा इम्प्योरिटी फ्री हो जाता है हमारा इक्विपमेंट है। ओके, इसमें हमारा ऑटोक्लेव आता है और एक हमारा हेपा फिल्टर आता है। हेपा फिल्टर में क्या होता है, लेस पार्टिकल्स लेस देन 0.3 माइक्रोमीटर्स आर एब्जॉर्ब, मतलब कि वो फिल्टर्ड करता है उसको, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है वो उनको भी मतलब कि रोक लेता है और उसको अंदर आने नहीं, परमिशन नहीं देता है अंदर आने की, जैसे कि हमारा मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर एरिया है वो बिल्कुल सेफ रहता है। ओके, देन इसका जो हेपा फिल्टर का जो हमारा फुल फॉर्म है वो हमारा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है। देन इसमें एक और आता है हमारा सेरामिक फिल्टर्स, ऑल्सो नोन एज फिल्टर कैंडल्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। इसमें भी कुछ नहीं होता, इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है, द डिसइंफेक्टेंट विच स्टॉप्स बैक्टीरिया ग्रोथ। मतलब स्टैटिक मीन्स क्या होता है, सिंपली समझो कि स्टैटिक मीन्स क्या होता है ना, कि जो ग्रोथ को स्टॉप कर दे, मतलब उसको बढ़ने ना दे, मतलब वो बढ़ नहीं पाता, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब उसका ग्रोथ रुक जाता है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाता है। इसका मतलब एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन हो गया, इट रिफर्स टू एंटीबायोटिक्स दैट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये हमारा वैसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करते हो। ठीक है, देन यहाँ पर जो एक्शन होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, दोबारा मतलब अगर हम बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं तो उसको दोबारा हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिबिट डीएनए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनिबिट डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केवल इनिबिट कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं केवल डीएनए सिंथेसिस, मतलब वो अपने आप को उसका जो डीएनए है वो अपने डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, जिससे कि उसका जो डीएनए का जो सिंथेसाइजेशन है वो रुक गया है। ओके, देन बैक्टीरियासाइडल में क्या होता है, साइडल मीन्स होता है हमारा किलिंग, मतलब वो किलिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो हमारा किल हो जाता है, मर जाता है वो बैक्टीरिया, डेथ हो जाता है बैक्टीरिया का। इसका जो एग्जांपल हमारा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, और ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होता है। देन इनिबिट, यहाँ पर सेल वॉल का इनिबिशन होता है। ओके, देन यहाँ पर एमबीसी की हम बात करेंगे, एमबीसी और एमआईसी की। तो एमबीसी रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल 99.99% ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, और एमआईसी जो हमारा होता है मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन इज द मिनिमम ड्रग इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन विच इनिबिट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब कि मिनिमम कितना, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन कितना रिक्वायरमेंट है जिससे कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाए। ओके, देन 10 नंबर की बात करें, इन्यूमरेट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। हमें बताना है यहाँ पर सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन किन किन सोर्सेस के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहला सोर्सेस हमारा क्या है, पर्सनल के थ्रू हो रहा है, लाइक द एम्प्लॉयर्स हु आर वर्किंग ऑन द लैब्स और अंडर द एरियाज। तो मतलब जो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, लाइक वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करेंगे, एसओपी नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस रहेंगे असेप्टिक एरिया में। और असेप्टिक एरिया क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब वैसे एरिया जहाँ पर माइक्रोब्स का प्रेजेंस नहीं है उसे हम कहते हैं असेप्टिक एरिया। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे वेन देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बल्क प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कोई भी पर्सन का अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब वो उसने ग्लव्स नहीं वेयर किया है और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, मतलब
तो वहाँ पर हम लोग का माइक्रोब्स का जो कंटामिनेशन का जो चांसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, देन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग ये सब अलाउड नहीं होता है, कहीं कोई भी लैबोरेटरीज़ में स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग अलाउड नहीं होता है। अगर हम ये सब करेंगे तो वहाँ पर माइक्रोब्स के चांसेस रहेंगे। देन बिल्डिंग और फैसिलिटीज़, अगर जो हमारा बिल्डिंग है वो एक प्रॉपर वे में तैयार नहीं है, असेप्टिक एरिया का एक प्रॉपर लेआउट होता है और उसका अगर लेआउट डिजाइनिंग सही से नहीं रहेगा तो वो वहाँ पर माइक्रोब्स के ज़्यादा चांसेस रहेंगे होने के। देन एयर फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा, लाइक मैंने बताया आपको HEPA फिल्टर, जो कि 0.3 पार्टिकुलेट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, देन रॉ मटेरियल्स बहुत बड़ा फैक्टर। मिक्सिंग ऑफ, लाइक मैंने अगर हमने एक इक्विपमेंट से एक ही इक्विपमेंट से दो मटेरियल्स को अगर हम टच कर रहे हैं या फिर मतलब ट्रांसफरिंग कर रहे हैं या फिर मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या माइक्रोब्स का बहुत हाई चांसेस होता है वहाँ पर। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्रॉपर जोनिंग हो गया। देन यूजिंग एन ओपन प्रोडक्शन सिस्टम इनेबल द प्रोडक्ट टू बी एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट द रूम। व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉयलेज? Then process of spoiling, especially deterioration of food and other perishable goods which is renders a product unacceptable for human consumption। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉइल होना, उसका बिगड़ जाना या फिर ख़राब होना, या फिर मतलब कोई फूड प्रोडक्ट हो गया जो कि हमारे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो डिसीज़ हो सकता है। तो वैसे सभी प्रोडक्ट जिससे कि जिसमें कि बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर हो गए हों, तो अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उनसे क्या होगा, हमें डिसीज़ कॉज हो सकता है। मतलब वो एक अनएक्सेप्टेबल मीन्स है फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमंस। ओके, दैट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इंटरेक्ट। सिमिलरली माइक्रोबियल स्पॉइलेज रिफर्स टू डैमेज टू फूड फार्मा प्रोडक्ट दैट इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड येस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया है सेक्शन ए के बारे में केवल। अगर आपको इसके आगे जानना है तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें।